हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। ये प्रश्न आपके इतिहास, भूगोल, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था और संविधान सभी से मिलते जुलते और मिश्रित प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है कि नंदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन ए है बिहार में, बी है गुजरात में, सी है कर्नाटक में या डी है राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नंदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गजल गायिका से संबंधित नहीं है। दिए गए नामों में से कौन गजल गायिका नहीं है। ऑप्शन ए है बेगम अख्तर, बी है मल्लिका पुखराज, सी है पीनाज मशानी और डी है हरिभाई वराडकर। तो ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों ही आपके गजल गायन से संबंधित हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हरिभाई वराडकर का संबंध गजल गायन से नहीं है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न है भूटान की राष्ट्रीय भाषा एक्स के रूप में जानी जाती है। भूटान की राष्ट्रीय भाषा किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है जोंगखा, बी है खिंगखा, सी है तशांग लखा और डी है लोत्समखा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा कि भूटान की राष्ट्रीय भाषा को जोंगखा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। और यहाँ की भाषा क्या है? जोंगखा। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है कि भारतीय संसद की कौन सी परिस्थिति में सदन किसी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। मीन्स आपके कौन सी ऐसी स्थिति बन जाती है जब यदि संसद चाहे तो उस सदस्य के पद को रिक्त कर सकता है। ऑप्शन ए है यदि वह सदस्य लगातार 60 दिनों से सदन की सभी सभाओं में अनुपस्थित है। ऑप्शन बी है यदि वह सदस्य लगातार 45 दिनों तक सदन की सभी सभाओं में अनुपस्थित है, या वह लगातार 30 दिनों तक सदन की सभी सभाओं से अनुपस्थित है, या वह सदस्य लगातार 21 दिनों से सदन की सभी सभाओं में अनुपस्थित है। मीन्स अगर आपसे एक लाइन में प्रश्न का उत्तर पूछा जाए कि ऐसा कब होगा कि कितने दिनों तक यदि सदस्य जो है लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी संसद के द्वारा, तो क्या 60 दिनों तक या 45 दिनों तक या 30 दिनों तक या 21 दिनों तक। तो इसका जो टाइम पीरियड है वह होता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यदि कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक यानी कि 2 महीने की अवधि तक किसी भी सदन की सभाओं में उपस्थित नहीं होता है तो सदन के द्वारा उसकी जो सदस्यता है वह रद्द कर दी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि भारत के प्रायूर 3 सदस्यीय सत्र होते हैं। नामतरू, बजट सत्र, मानसून सत्र तथा अब तीसरा कौन सा होता है। ऑप्शन ए है शरद ऋतु, बी है ग्रीष्मकालीन ऋतु या सी है शीत ऋतु या डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका एक तो हो जाता है ग्रीष्मकालीन, दूसरा हो जाता है शीतकालीन और तीसरा कौन सा हो जाता है आपका मानसून सत्र। तो यहाँ पर मानसून और ग्रीष्मकालीन आपके दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि तीसरा कौन सा सत्र होता है? शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट प्रश्न है मोटे तौर पर स्मार्ट मनी शब्द का अर्थ है। मोटे तौर पर जो स्मार्ट मनी बोलते हैं इसका अर्थ क्या लिया जाता है। ऑप्शन ए है विदेश मुद्रा, ऑप्शन सी है इंटरनेट बैंकिंग, ऑप्शन सी है यूएस डॉलर या ऑप्शन डी है ट्रैवलर्स चेक। तो मोटे तौर पर जो स्मार्ट मनी है उसका अर्थ होता है इंटरनेट बैंकिंग से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित किया जाता है तो किसके द्वारा। ऑप्शन ए है भारत सरकार, ऑप्शन बी है भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा या ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय के द्वारा या ऑप्शन डी है योजना आयोग के द्वारा। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण है वह आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल का प्रसिद्ध कोसीजुरा केस किसके शासनकाल में घटित हुआ था। ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में या सी है जॉन सोर के शासनकाल में या डी है वेलेस्ली के शासनकाल में। तो जो बंगाल का प्रसिद्ध कोसीजुरा केस हुआ था वह वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था घटित। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और वारेन हेस्टिंग्स को ही किसके लिए और जाना जाता है तो इन्हें आपके
पुनर्व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? पुनर्व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। इसके साथ साथ जो वारेन हेस्टिंग्स हैं, इन्हें बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में भी जाना जाता है। तो प्रश्न आपसे किया जाएगा कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। सिर्फ यदि ये पूछा जाए कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तब आपका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। तो दोनों ही दशाओं में अपने उत्तर को अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर के पास, बी है प्रशांत महासागर के आसपास, सी है हिंद महासागर के आसपास, या डी है आर्कटिक महासागर के आसपास। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रशांत महासागर के आसपास ही सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी हैं वह पाए जाते हैं। सबसे जो आपका जागृत ज्वालामुखी है वह कौन सा है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। कौन सा है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है? ऐसी कौन सी पर्वतमाला है जिसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है सतपुड़ा, बी है पश्चिमी घाट, सी है पूर्वी घाट, डी है अरावली। तो जो सबसे प्राचीनतम पहाड़ियाँ हैं आपकी वह अरावली की कहलाती हैं, जबकि सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके साथ साथ भारत में जो सबसे ज़्यादा जैव विविधता है वह भी कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता आपकी पाई जाती है पश्चिमी घाट में ही। इस प्रश्न को भी याद रखेंगे। तो सह्याद्री पर्वतमाला किसे कहते हैं? पश्चिमी घाट को। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि लोक नृत्य और राज्य के युग्म में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है क्या झूमर हरियाणा से संबंधित है, तमाशा महाराष्ट्र से संबंधित है? तो जी हाँ, तमाशा है, लावणी है, ये आपके महाराष्ट्र में होते हैं, जबकि कजरी उत्तर प्रदेश में, और सी है बाउल पश्चिम बंगाल में। तो ये सभी आपके सही हैं, जबकि यहाँ पर जो गलत होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। झूमर का संबंध हरियाणा से नहीं है। तो कहाँ से है? राजस्थान से। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है गोल्डन लैंड निम्नलिखित में से किस एक देश का लोकप्रिय उपनाम है? यहाँ गोल्डन लैंड भी आ सकता है और इसे गोल्डन पैगोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन पैगोडा। तो गोल्डन पैगोडा या गोल्डन लैंड के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है चीन को, बी है भूटान को, सी है म्यांमार को, और डी है श्रीलंका को। तो गोल्डन पैगोडा या गोल्डन लैंड के नाम से म्यांमार को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है, तब आप याद रखेंगे कि ये कर्नाटक के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। दोनों ही प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का संविधान बजट को एक्स के रूप में दर्शाता है। भारतीय संविधान में जो बजट है वह किस प्रकार दर्शाया गया है? ऑप्शन ए है वार्षिक वित्तीय विवरण, बी है धन विधेयक, सी है वित्त विधेयक, और डी है वार्षिक धन विवरण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत के संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि बजट के स्थान पर प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण का। तो संविधान में पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा कि क्या बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? तो जी नहीं, किसी भी आर्टिकल में किसी भी तरीके से बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख देखने को मिलता है। बात की जाए धन विधेयक की, तो धन विधेयक का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो धन विधेयक का संबंध अनुच्छेद नंबर 110 से है, और यह धन विधेयक आपका लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत चीन और बाद में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल रही थी? तो कुल 12 पंचवर्षीय योजनाओं में से जो विफल रही थी पंचवर्षीय योजना, उसका कारण क्या था? तो भारत और चीन के बीच हुआ युद्ध, और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के हुआ बीच में युद्ध। तो ऑप्शन ए है आपका चौथी पंचवर्षीय योजना, बी है 7वीं पंचवर्षीय योजना, सी है 3री पंचवर्षीय योजना, और डी है रोलिंग प्लान। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 3री पंचवर्षीय योजना भारत चीन और भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण आपकी विफल रही थी। नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? ऑप्शन ए है 12 डिग्री, बी है 15 डिग्री, और सी है 18 डिग्री, और डी है 20 डिग्री। तो जो पृथ्वी है वह 1 घंटे में पूरा देशांतर घूम पाती है 15 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
यहीं अगर आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि देशांतरों की संख्या कुल कितनी है, तो कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो ये कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। और यदि आपसे अक्षांशीय रेखाओं की बात की जाए तो उनकी संख्या कुल 180 है, लेकिन अगर बीच वाली रेखा को भी जोड़ लेंगे तब इनकी संख्या 180 + 1 यानी कि 181 हो जाती है। तो ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। मोस्टली आपके जो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं वह आपके 180 और 360 देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है? ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है असम, सी है उत्तर प्रदेश और डी है छत्तीसगढ़। तो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। और सबसे बड़ा राज्य भी कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। और यहाँ का जो राष्ट्रीय पुष्प है वह पलाश है। यहाँ का जो राजकीय वृक्ष है वह आपका अशोक है और राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा है। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके उत्तर प्रदेश से बन सकते हैं उन्हें अच्छे से याद रखेंगे। अगर आप कहें तो आपके लिए उत्तर प्रदेश से स्पेशल टॉप 50 या टॉप 100 क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो अगर आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ओडिशी की नृत्यांगना नहीं है? ऑप्शन ए है संयुक्ता पाणिग्रह, बी है सोनल मानसिंह, सी है माधवी मुद्गल और डी है यामिनी कृष्णमूर्ति। जो ओडिशी नृत्य नहीं करती हैं वह नृत्यांगना है आपकी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यामिनी कृष्णमूर्ति। जबकि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से। इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। जबकि सोनल मानसिंह, संयुक्ता पाणिग्रह और माधवी मुद्गल ये सभी ओडिशी नृत्यांगनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होगा? ऑप्शन ए है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, बी है भारत के चुनाव आयोग के अध्यक्ष, सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो भारत के जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होंगे BR अम्बेडकर के अनुसार वह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और जिनके पद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत किया गया है। वर्तमान में आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न देखेंगे भारतीय संविधान के कौन से भाग में चुनावों के बारे में दिया गया है? ऑप्शन ए है भाग 12 में, ऑप्शन बी है भाग 13 में, ऑप्शन सी है भाग 4 में या ऑप्शन डी है भाग 15 में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा कि संविधान में चुनावों के बारे में जो कहा गया है वो ना ही भाग आपके 12 में कहा गया है, ना ही भाग 13 में कहा गया है और ना ही भाग 14 में कहा गया है, जबकि ये कहा गया है भाग 15 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्स सिलाई और जल्दबाजी के लिए एक और छोड़ी गई जगह होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब सिलाई और जल्दबाजी के लिए एक तरफ जो जगह छोड़ दी जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पोर्ट्रेट कहते हैं, बी है गटर कहते हैं, सी है लैंडस्केप कहते हैं या डी है कॉलम कहते हैं। तो इसे कंप्यूटरी भाषा के रूप में यदि देखा जाए तो गटर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।